नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो देखी, हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे। हमने पॉलिटी को एक नए सिरे से शुरू किया था, एक नए जज्बे के साथ, एक नई अवधारणा के साथ इसको शुरू किया था। जिस प्रकार से इस विषय को लेकर के प्रासंगिकता चल रही है, हम उस प्रकार से इस सब्जेक्ट को पढ़ना प्रारंभ कर चुके हैं। हम इस पॉलिटी को नए सिरे से पढ़ेंगे। हर तरह के एग्जाम में जिस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, हम उन सभी क्वेश्चनों को हल करते हुए चलेंगे। उन सभी क्वेश्चनों के बारे में डिटेल से चर्चा करते हुए चलेंगे। पूरे सिलेबस के बारे में हम इस सेशन में डिटेल से चर्चा करेंगे। हम इस पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे संविधान सभा के बारे में। हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि किस प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया, भारत को स्वतंत्र किया गया, उससे पहले किस प्रकार से भारत में कानून बनाए गए, वो सब हमने डिटेल से चर्चा की। यदि आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर जाकर प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा गठित की गई उसके बारे में चर्चा करेंगे। किस प्रकार से उसको गठित की गई, कि इस संविधान सभा के लिए मांग किस प्रकार से उठी, किस प्रकार से संविधान सभा में सदस्यों को चुना गया, निर्वाचित किया गया या मनोनीत किया गया, कौन कौन से सदस्य किस किस क्षेत्र से आए, उन सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा शुरू करेंगे। तो आज की इस सेशन में हम चर्चा करेंगे संविधान सभा के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा संविधान सभा। संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हम बात करेंगे संविधान सभा के बारे में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। जिस असेंबली ने, जिस संविधान सभा ने भारत के लिए एक संविधान बनाया, हम उसके बारे में बात करेंगे। असेंबली क्या होता है? एक शब्द है असेंबली। असेंबली, ये असेंबली क्या होता है? तो ये एक लोगों का समूह होता है, ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है। ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, लोगों का समूह। लोगों का समूह क्या किसे कहते हैं? असेंबली को कहते हैं। तो ये एक जो संविधान जो सभा थी, संविधान सभा में क्या था? लोगों का एक समूह था, जिन लोगों ने क्या किया? संविधान को निर्माण किया, संविधान का निर्माण किया। तो हम बात करेंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में। इस संविधान सभा की मांग किन किन लोगों ने कब कब की, इसके बारे में देखेंगे। तो हम देखते हैं पहले इस संविधान सभा के बारे में। मांग जो थी कब से उठी, किस प्रकार से इसको मांगा गया, इसकी मांग की गई, तो वो हम आज देखते हैं। हम बात करेंगे संविधान सभा की मांग के बारे में। पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? इसकी डिमांड कैसे हुई, इसको किस प्रकार से इसको गठित किया गया, इसके पीछे क्या क्या प्रयत्न किए गए, क्या प्रयास किए गए, वो सब हम बात करेंगे। तो इसमें मांग में देखते हैं पहली मांग। संविधान सभा के लिए जो पहली मांग थी वो किसने उठाई? तो हमने बात किया था होम रूल लीग के बारे में। स्वशासन स्वराज पत्रिका एक निकाली गई थी। होम रूल लीग जिन्होंने चलाया, नाम था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने एक स्वराज पत्रिका निकाली 1895 में। इन्होंने 1895 में स्वराज पत्रिका में, स्वराज पत्रिका इनकी एक पत्रिका थी, इनका अखबार था, इनकी मैगजीन थी। उस स्वराज पत्रिका में इन्होंने स्वराज बिल पारित किया। स्वराज बिल पारित किया, जिस बिल के अंदर किसकी बात की गई थी? इस संविधान सभा की मांग की बात की थी। स्वराज बिल, स्वराज पत्रिका में इन्होंने स्वराज बिल दिया, जिस बिल में किसकी बात की हुई थी? इस संविधान सभा की मांग की बात की हुई थी। स्वराज बिल या स्वराज विधेयक भी कह सकते हैं। स्वराज विधेयक पास किया गया, पारित किया गया, जिसके अंदर किसकी मांग की हुई थी? तो संविधान सभा की मांग की हुई थी। इस मांग को कहते हैं
भारतीय संविधान सभा के लिए पहली अनौपचारिक मांग, ये पहली कैसी थी? अनौपचारिक मांग थी, अनऑफिशियल मांग थी। अनौपचारिक मांग भी से कहते हैं। तो पूछा जा सकता है भारतीय संविधान सभा गठित करने के लिए पहली जो अनौपचारिक मांग की गई किनके द्वारा की गई? ये जो पहली अनौपचारिक मांग है किनके द्वारा की गई? तो किनके द्वारा की गई? बाल गंगाधर तिलक जी ने ये कहा कि हमें भारत के लिए क्या चाहिए? संविधान सभा गठित करनी है। इस जो संविधान सभा क्या करे? भारत के लिए एक संविधान बनाए, भारत के लिए संविधान का निर्माण करे। तो पहली मांग किन्होंने की थी? बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। कब की थी? 1895 में अपनी स्वराज पत्रिका के अंदर एक स्वराज बिल या विधेयक लेके आए। जिस बिल या विधेयक में किसकी मांग की हुई थी? संविधान सभा की मांग की हुई थी, जिसे क्या कहते हैं? पहली अनौपचारिक मांग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पहली अनौपचारिक मांग, क्योंकि अनऑफिशियल थी। इस विधेयक बिल के माध्यम से इन्होंने बात की थी, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? पहली अनौपचारिक मांग कहते हैं। 1895 में ये मांग इनके द्वारा की गई। इसके बाद देखते हैं और कौन कौन सी मांगे हैं। इसके बाद में महात्मा गांधी जी ने एक बार मांग की। महात्मा गांधी जी ने संविधान सभा के लिए मांग की, जिसे कहते हैं दूसरी मांग। दूसरी मांग संविधान सभा के लिए दूसरी मांग किन्होंने की? तो महात्मा गांधी जी ने की। किन्होंने की? महात्मा गांधी जी ने की। महात्मा गांधी जी ने की। कब की? तो 1922 में। 1922 में मांग की महात्मा गांधी जी ने। 1922 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में किसकी मांग की? तो संविधान सभा की मांग की। किसकी मांग की? संविधान सभा की मांग की। इन्होंने इसमें ये लिखा कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो भारतीय संविधान सभा भारतीयों के द्वारा होनी चाहिए। इन्होंने क्या कहा? भारतीय संविधान सभा भारतीय संविधान सभा भारतीयों द्वारा होनी चाहिए, भारतीयों द्वारा होनी चाहिए। भारतीय संविधान सभा किसके द्वारा होनी चाहिए? तो भारतीयों द्वारा होनी चाहिए। भारतीय लोग हैं वो क्या करेंगे? अपने भारत के लिए, अपने खुद के लिए संविधान बनाएंगे। क्या बनाएंगे? संविधान बनाएंगे। किन्होंने मांग की है? महात्मा गांधी जी ने 1922 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में ये बात कही कि भारतीय संविधान सभा भारतीयों द्वारा होनी चाहिए। इसके बाद अगली मांग किन्होंने की? तो अगली मांग हमने एक बात की थी नेहरू रिपोर्ट के बारे में। हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी नेहरू रिपोर्ट के बारे में, जिस नेहरू रिपोर्ट को दिया था मोतीलाल जी नेहरू ने। तो तीसरी मांग किन्होंने की? मोतीलाल जी नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा हेतु एक बार मांग की। किसमें की? तो इन्होंने की 1924 में। मोतीलाल जी नेहरू ने क्या किया? संविधान सभा के लिए एक बार मांग की कि भारतीयों के लिए क्या होनी चाहिए? एक संविधान सभा होनी चाहिए। ये तो थी सारी अनऑफिशियल मांग, डायरेक्ट जो मांग नहीं थी। ठीक है, इन्होंने अपने लेवल पे, अपने खुद के लेवल पे ये मांग करनी चाहिए। तो इसके बाद जो औपचारिक जो मांग होती है उसके बारे में जो है वो क्या है, हम चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं कि पहली औपचारिक मांग किसके द्वारा की गई? जो रिटर्न में जो मांग पूछी गई, जो ऑफिशियल जो मांग थी, वो किस प्रकार से की गई? तो हम देखते हैं पहली औपचारिक मांग। पहली औपचारिक मांग पहली औपचारिक मांग 1934 में M.N. रॉय द्वारा की जाती है। 1934 में M.N. रॉय द्वारा की जाती है। M.N. रॉय द्वारा की जाती है। संविधान सभा के लिए पहली औपचारिक मांग किनके द्वारा की जाती है? M.N. रॉय द्वारा की जाती है, जिसे बाद में कांग्रेस ने क्या किया? सपोर्ट किया। कांग्रेस ने क्या किया? सपोर्ट किया।
कोर्ट किया, जिसको कांग्रेस ने क्या किया, कोर्ट किया। तो ये जो 1934 में एम.एन. रॉय ने क्या किया, जो मांग की उसको क्या कहते हैं, पहली औपचारिक मांग की। इन्होंने पहली ऑफिशियल डिमांड की, किसके लिए, संविधान सभा गठित करने के लिए। तो ये तो है संविधान सभा की मांग किस प्रकार उठी, किस प्रकार से संविधान सभा बनाने के लिए लोगों ने प्रयास किए। अब हम देखते हैं संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ, कब हुआ, किस प्रकार से उसमें सीटें निहित की गई, सीटें निर्धारित की गई, वो सब हम इसमें देखते हैं। अब हम देखेंगे संविधान सभा का चुनाव। संविधान सभा हेतु सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ, कब हुआ, कितनी सीटों पर हुआ, कितने लोग जीत के आए, किस प्रकार हुआ। तो देखो संविधान सभा में जो चुनाव हुए वो लगभग देखो जुलाई 1946 में संपन्न हो चुके थे। संविधान सभा का चुनाव, संविधान सभा हेतु जो सदस्य थे उनके लिए चुनाव कैसे हुआ। देखो एक बात तो ये थी कि इस वक्त पूरे भारत के जितने भी जनसंख्या थी उन सभी को चुनाव में अपना मत देने का अधिकार नहीं था, सभी लोगों को मत देने का अधिकार नहीं था। कुछ ही लोगों को क्या था, मत देने का अधिकार था, क्योंकि उस वक्त की जो स्थिति कुछ ऐसी थी कि सबको मताधिकार नहीं दिया गया था, क्योंकि उस वक्त भारत क्या नहीं था, स्वतंत्र नहीं था, भारत स्वतंत्र नहीं था, इसलिए सभी को मताधिकार नहीं दिया गया। अब देखो ये जो चुनाव हुआ इस वक्त जो भारत की जो जनसंख्या थी 1946 में जब ये चुनाव हुआ उस वक्त भारत की जो जनसंख्या थी वो लगभग कितनी थी, भारत की जनसंख्या लगभग कितनी थी, तो 40 करोड़ थी। उस वक्त भारत की जनसंख्या कितनी थी, 40 करोड़ थी। जब संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ उस वक्त भारत की जनसंख्या कितनी थी, 40 करोड़ थी। अब ये जो चुनाव है, ये जो चुनाव संपन्न हुआ, ये चुनाव जो संपन्न हुआ वो जुलाई 1946 में हुआ। तो जुलाई 1946 में ये चुनाव क्या हुआ, संपन्न हुआ, चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव के लिए क्या किया गया था कि जो कुल जो अब इसकी सीटें कैसे निर्धारित की गई थी कि कितनी सीटों के लिए चुनाव होगा। तो चुनाव के लिए जो सीटें निर्धारित की गई थी उसका आधार बनाया गया था, क्या आधार बनाया गया था कि 10 लाख जनसंख्या पर 10 लाख जनसंख्या पर 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति संविधान सभा के लिए चुना जाएगा, एक व्यक्ति संविधान सभा के लिए चुना जाएगा, चुना जाएगा। अब संविधान सभा के लिए डायरेक्ट चुनाव करवाना आसान नहीं था, संविधान सभा के लिए डायरेक्ट चुनाव कराना आसान नहीं था, क्योंकि जो चुनाव करने जिनको मताधिकार थे वो भी इतने विकसित नहीं थे कि वो अपना मत दे सके। और उस वक्त की जो स्थिति भी कुछ ऐसी थी, भारत स्वतंत्र नहीं था, सबको चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार नहीं था। तो कुछ लोगों को जिस प्रकार इसमें क्या किया गया, जो संविधान बनाए गए उसमें अप्रत्यक्ष चुनाव किया गया। कैसे चुनाव किया गया, अप्रत्यक्ष चुनाव किया गया। लोगों ने प्रांतीय विधानसभा के लिए सदस्यों का चुनाव किया। भारतीय जनता ने क्या किया, प्रांतीय विधानसभा के लिए सदस्यों का चुनाव किया। उन प्रांतीय जो विधानसभा के सदस्य थे उनमें से विधानसभा के लिए लोगों को चुना गया। उन प्रांतीय विधानसभा के जो चुने गए लोग थे, जो चुने गए लोग थे, चयनित लोग थे, उनमें से क्या किया गया, संविधान सभा के लिए चुनाव किए गए, उनमें से संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया। अब देखते हैं कैसे हुआ। जो चुनाव थे वो अप्रत्यक्ष हुए। कैसे हुए, अप्रत्यक्ष विधि द्वारा। पूछा जाए कि संविधान सभा के लिए चुनाव हुए तो प्रत्यक्ष हुए या अप्रत्यक्ष हुए, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, संविधान सभा के लिए चुनाव थे जो कैसे हुए, अप्रत्यक्ष हुए। चुनाव कैसे हुए, अप्रत्यक्ष हुए। अप्रत्यक्ष कैसे हुए, कि लोगों ने सीधे ही संविधान सभा के लिए सदस्यों को नहीं चुना। तो जनता ने क्या किया, जनता ने प्रांतीय विधानसभा हेतु विधान सभा
हेतु सदस्यों का चुनाव किया। तो कुल कितने सदस्य चुनेंगे? तो 1585 सदस्य चुनेंगे। प्रांतीय विधानसभा के लिए कितने सदस्य चुनेंगे? तो 1585 सदस्य प्रांतीय विधानसभा हेतु चुनेंगे। अब देखो, इन प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य थे, इनमें से कुल कितने सदस्य संविधान सभा के लिए लिए गए? तो देखो, इन 1585 सदस्यों में से 389 सदस्य संविधान सभा हेतु चुने गए। संविधान सभा हेतु चुने गए। इन 389 सदस्यों में से, इन 1585 सदस्यों में से 389 सदस्य किसके लिए चुने गए? संविधान सभा के लिए चुने गए। तो संविधान सभा के लिए कुल कितने सदस्य चुने गए? 389 सदस्य निर्धारित किए गए। कितने सदस्य निर्धारित किए गए? 389 सदस्य निर्धारित किए गए। अब देखते हैं इन 389 सीटों का जो बंटवारा था वो किस प्रकार किया गया। संविधान सभा के लिए कितनी सीटों को आरक्षित रखा गया है, कितनी सीटें निर्धारित की गई? तो 389 सीटें निर्धारित की गई। ये जो 1585 जो सदस्य है, इनमें से कितने लोगों को लेना था? 389 लोगों को लेना था। 389 सदस्य किसके लिए लेने थे? संविधान सभा के लिए लेने थे। किस प्रकार से इन सीटों का बंटवारा किया गया, अब हम उसके बारे में भी देखते हैं। देखो, कुल सदस्य संविधान सभा के लिए कुल सीटें कितनी थी? तो 389 सीटें थी। कितनी सीटें थी? 389 थी। उनमें से देखो, उस वक्त भारत दो भागों में बंटा हुआ था, एक तो ब्रिटिश भारत और एक देसी रियासती भारत। अब देखो, जो ब्रिटिश भारत, तो ब्रिटिश भारत से कुल कितनी सीटें ली गई? तो ब्रिटिश भारत से 296 सीटें निर्धारित की गई। ब्रिटिश भारत के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई? 296 सीटें। और जो बची 93 सीटें, वो किनके लिए गई? देसी रियासतों के लिए। देसी रियासतों हेतु कितनी सीटें दी गई? 93 सीटें निर्धारित की गई कि इन 93 सीटों पर देसी रियासतों के जो शासक है वो लोगों को क्या करेंगे? मनोनीत करेंगे। सदस्यों को क्या करेंगे? मनोनीत करेंगे। देसी रियासतों के लिए ये जो शासक है वो 93 सदस्यों को क्या करेंगे? मनोनीत करेंगे। अब देखो, ये जो 296 सीटें हैं, ये जो 296 सीटें हैं, इनका भी आगे बंटवारा हुआ था, क्योंकि इसमें जो ब्रिटिश भारत की जो सीटें थी वो कितनी थी? 292 थी। और कुछ सीटें चीफ कमिश्नरी प्रांतों से ली गई। कुछ सदस्य कहां से लिए जाने थे? तो चीफ कमिश्नरी प्रांत से लिए जाने थे। चीफ कमिश्नरी प्रांत से लिए जाने थे। जैसे आज यूनियन टेरिटरीज है, उसी प्रकार उस वक्त क्या हुआ करती थी? चीफ कमिश्नरी प्रांत हुए करते थे। जो ये चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, कितने थे? 4 थे। कितने थे? 4 थे। तो एक चीफ कमिश्नरी प्रांत से कितने सदस्य लेने थे? एक सदस्य लेना था। ये 4 प्रांत कौन कौन से? तो नाम देखो, एक तो था दिल्ली, एक कर्नाटक का कुर्ग जो कहां पे था? कर्नाटक में। उसके बाद एक और बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान कहां पे है? तो पाकिस्तान में है। पहले बलूचिस्तान किसका हिस्सा था? किसी भारत का हिस्सा था। उसके बाद में एक अजमेर मेरवाड़ा जो कहां पे है? राजस्थान में है। अजमेर मेरवाड़ा, वो भी कैसा था? चीफ कमिश्नरी प्रांत था। तो यहां से क्या कितने कितने सदस्य लेने थे? एक एक सदस्य लेने थे। एक एक सीटें किसके लिए निर्धारित की गई? तो चीफ कमिश्नरी प्रांतों के लिए। तो कुल कितने चीफ कमिश्नरी प्रांत है? 4 प्रांत है। चारों के लिए 4 सीटें। और 292 सीटें सीधी ब्रिटिश भारत से। देसी रियासतों से कितनी सीटें निर्धारित की गई? 93 सीटें निर्धारित की गई। इस प्रकार से सीटों का बंटवारा किया गया था। कुल कितने सीटें रखी गई? 389 सीटें। क्यों? क्योंकि देखो, उस वक्त भारत की जनसंख्या कितनी थी? 40 करोड़। और 10 लाख जनसंख्या में से कितने सदस्य लेने थे? एक सदस्य लेना था।
तो उस वक्त जिस प्रकार से जनसंख्या का बंटवारा था, तो कुल कितनी सीटें रखी गई? 389 सीटें रखी गई। 389 सीटों में ब्रिटिश भारत के लिए 296 सीटें, देशी भारत के लिए कितनी रखी गई? 93 सीटें। इन 296 में से 4 सीटें चीफ कमिश्नरी प्रांतों के लिए रखी गई, जिनमें देखो 4 कमिश्नरी प्रांत है, कौन कौन से? दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान और अजमेर मेरवाड़ा। इन सब के लिए एक एक सीटें रखी गई। और 292 जो सीटें थी किनके लिए रखी गई? ब्रिटिश भारत के लिए रखी गई। तो ये था सीटों का बंटवारा। ये इस प्रकार से था सीटों का बंटवारा। अब देखते हैं चुनाव कितनी सीटों पर हुए, कितने सदस्य चुनेंगे, वो हम अब देखते हैं। तो कुल सीटें कितनी निर्धारित की गई थी? 389, लेकिन उनमें से सभी में चुनाव नहीं हुए। क्या नहीं हुए? सभी में चुनाव नहीं हुए। तो कुल जो सीटें जिनमें तो 389 सीटों पे क्या नहीं हुए? चुनाव नहीं हुए। चुनाव कितनी सीटों पे हुए? तो जो चुनाव थे वो कुल 296 सीटों के लिए हुए थे। कितनी सीटों के लिए हुए थे? 296 सीटों के लिए। तो हम देखते हैं जो चुनाव थे, चुनाव कितनी सीटों के लिए हुए थे? 296 सीटों के लिए। क्योंकि जो बची हुई जो 93 सीटें हैं, वहां पे सदस्यों को मनोनीत करना था, चुनाव नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था? चुनाव नहीं हुआ था। सिर्फ वहां पे सिर्फ क्या करना था? मनोनीत करना था। तो चुनाव कितनी सीटों के लिए हुए? 296 सीटों के लिए हुए। 296 सीटों के लिए चुनाव हुए। अब देखते हैं चुनाव का परिणाम क्या निकला। चुनाव का परिणाम क्या निकला, इसमें देखते हैं। सीटों की जो संख्या थी उनमें, ये 296 जो सीटें हैं उनमें सीटों की संख्या, सीटों की संख्या को आगे किन के लिए कितने कितने सीटों का आरक्षण रखा गया, आरक्षित रखे गए। तो इनमें देखो, महिलाओं के लिए जो सीटें थी वो 15 सीटें निर्धारित की गई थी। महिलाओं के लिए कितने सीटें निर्धारित की गई थी? 15। अनुसूचित जाति के लिए सीटें देखो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति के लिए 26 सीटों को आरक्षित रखा गया। 26 सीट सदस्य जो कहां से चुने जाने थे? अनुसूचित जाति से चुने जाने थे। उसके बाद अनुसूचित जनजाति से 33 सदस्य चुने जाने थे। अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सदस्य चुने जाने थे? तो 33 सदस्य अनुसूचित जनजाति से चुने जाने थे। उसके बाद यदि वर्ग वाइज हमें बंटवारा देखें, वर्ग वाइज और बंटवारा देखें, तो जो सामान्य वर्ग था, कौन सा वर्ग? सामान्य वर्ग। तो सामान्य वर्ग के लिए कुल कितनी सीटें निर्धारित की गई थी? तो 213 सीटें निर्धारित की गई थी। सामान्य वर्ग के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई? 213 सीटें। उसके बाद मुस्लिम वर्ग के लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए, मुस्लिम लोगों के लिए कितनी सीटें रखी गई? तो 79 सीटें रखी गई। 79 सीटें मुस्लिम समुदाय के लिए रखी गई। सिख समुदाय के लिए 4 सीटें आरक्षित रखी गई। सिख समुदाय के लिए कितनी सीटें आरक्षित रखेगी? तो 4 सीटें। तो कुल मिलाकर के कितनी सीटें हो गई? 296 सीटों पर चुनाव हुए। 296 सीटों पर क्या हुए? चुनाव हुए। 93 सीटें कैसी रही? उनमें मनोनीत किए जाने थे, तो वहां से सदस्य क्या हुए? मनोनीत हुए। अब देखते हैं चुनाव का परिणाम किस प्रकार से निकला। तो इन 296 सीटों से जो चुनाव हुआ, उनमें चुनाव का क्या रिजल्ट आया, वो अब हम देखते हैं। चुनाव का परिणाम देखते हैं, क्या परिणाम निकला। ये जो चुनाव था, ये जुलाई 1946 को संपन्न हो चुका था। जुलाई 1946 को संपन्न हुआ। तो जुलाई 1956 जुलाई 1946 में जब ये चुनाव संपन्न हुआ, तो कितनी सीटों पर किस प्रकार से यानी जो सदस्य चुनकर आए, कौन कौन सी पार्टियों में कितने कितने वोट आए, अब हम देखते हैं। हम देखते हैं चुनाव का परिणाम। चुनाव जो कब संपन्न हुआ? जुलाई 1946 को। जुलाई 1946 को संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुआ। उसके बाद इसमें जो चुनाव में रिजल्ट आया, जिसके अंदर कांग्रेस को 208 सीट मिली। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? तो 208 सीटें किनको मिली? कांग्रेस को मिली। उसके बाद मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली? 73 सीटें मिली। 73 सीटों पर मुस्लिम लीग के सदस्य चुनकर आए। उसके बाद में
निर्दलीय जो लोग थे, जो बिना किसी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, वो उस प्रकार के लोग कितने सदस्य चुनकर आए? 8 सदस्य। तो निर्दलीय सदस्य जो चुनकर आए वो कितने थे? 8 सदस्य थे। 8 सदस्य निर्दलीय चुनाव लड़ करके आए और क्षेत्रीय पार्टियों से कुल 7 सदस्य चुनाव जीतकर आए। क्षेत्रीय पार्टियों से कुल कितने सदस्य चुनकर आए? तो 7 सदस्य वहां से चुनाव जीत करके आए। तो कुल मिलाकर के 296 सीटों पर क्या हुआ? चुनाव हुआ। तो हमने देखा 296 सीटों पर क्या हुआ? चुनाव हुआ। अब हम देखते हैं जो चुनाव था वो किस प्रकार से हुआ। ये जो संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा हुआ। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर हुआ। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा चुनाव संपन्न हुआ। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा ये क्या हुआ? चुनाव संपन्न हुआ। जिस प्रकार से वर्तमान में हम देखते हैं राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो भी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। उसी प्रकार से संविधान सभा के सदस्यों का भी चुनाव कैसे हुआ? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा हुआ। ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है? इसके बारे में हम जब प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा करेंगे तो इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा चुनाव संपन्न हुआ। मुस्लिम लीग इस चुनाव में बाद में जैसे भारत आजाद हुआ, मुस्लिम लीग अलग होने लगी, तो मुस्लिम लीग के हटने के बाद संविधान सभा में जो सदस्य थे वो 324 रह गए। मुस्लिम लीग के हटने के बाद संविधान सभा में सदस्य कितने बच गए? 324, क्योंकि सभी मुस्लिम लीग के जो सभी सदस्य थे वो सभी नहीं हटे, कुछ इसमें रह गए थे। हम आगे देखेंगे जो मोहम्मद सादुल्ला थे जो प्रारूप समिति के भी सदस्य रहे हैं, संविधान सभा के भी सदस्य थे, वो भी कहां से थे? मुस्लिम लीग से थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि मुस्लिम लीग के सभी सदस्यों ने संविधान सभा की सदस्यता को छोड़ दिया। तो भारतीय संविधान सभा में मुस्लिम लीग के भी कुछ सदस्य रहे थे, लेकिन अधिकांश मुस्लिम लीग के सदस्य अब इस संविधान सभा से बाहर निकल गए, क्योंकि उस वक्त जो बंटवारा हो रहा था तो उन्होंने अपनी अलग संविधान सभा बना ली, अपने देश के लिए अलग संविधान बनाना प्रारंभ कर रहे थे। तो मुस्लिम लीग के हटने के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य बच गए? तो 324 सदस्य बच गए। इस प्रकार हमने आज देखा संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए वो किस प्रकार से हुए, किस प्रकार से मांग हुई। तो हम इसके बारे में थोड़ी सी आलोचना भी देख लेते हैं, क्योंकि देखो उस वक्त की जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो थी कांग्रेस सबसे उस वक्त की कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी थी उसमें से सबसे ज्यादा सदस्य जीत कर आए। तो इस बात को लेकर के ग्रेनविल ऑस्टिन ने कुछ आलोचना इस बारे में की है। तो क्या किया वो देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के चुनाव के प्रति ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या आलोचना की, या उसमें पूछ सकते हैं संविधान सभा के चुनाव के प्रति जो आलोचक थे वो कौन थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो इसकी आलोचना में देख लेते हैं। आलोचना में ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि ये जो कांग्रेस है वो ही संविधान सभा है, और संविधान सभा ही क्या है? कांग्रेस है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा सदस्य कौन थे? कांग्रेस थे। तो इन्होंने क्या कहा? कांग्रेस ही संविधान सभा है, और संविधान सभा ही कांग्रेस है। तो इन्होंने क्या किया? ये आलोचना की कि कांग्रेस ही क्या है? संविधान सभा है, और संविधान सभा ही क्या है? कांग्रेस है। तो ये इनकी आलोचना थी, लेकिन ये आलोचना इनकी सही नहीं है, क्योंकि ये जो थे
खुद एक ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटिशर्स हमेशा भारतीयों को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। उस वक्त की जो भारत में जो सबसे बड़ी पार्टी थी, जो लोगों में अपनी ज्यादा लोकमान्य पार्टी थी, वो कौन सी थी? कांग्रेस थी। तो इसलिए कांग्रेस के सदस्य सबसे ज्यादा चुन करके आए, और इसीलिए इस संविधान सभा में सबसे ज्यादा सदस्य किसके थे? कांग्रेस के थे। कितने सदस्य थे? तो 208 सदस्य थे। तो इस प्रकार से आज हमने बात की संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ, इसके बारे इसके पीछे की क्या पृष्ठभूमि रही, किस प्रकार से मांग की गई, और किस प्रकार से संविधान सभा में जो चुनाव हुए वो किस प्रकार से संपन्न हुए, उसमें कितने सदस्यों ने चुनाव लड़ा, किस प्रकार से उसमें सीटें निर्धारित की गई। तो आज इसके बारे में हमने बात किया। कैसी लगी आज की ये क्लास, हमें कमेंट में जरूर बताना। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।